20 सितंबर 1962 दिल्ली के अशोका होटल में एक आदमी ठहरा हुआ था, एक अमेरिकी बिजनेसमैन। इसका दिल्ली में काफी रसूख होता था। देर रात दरवाजे पर एक दस्तक होती है। बाहर थी पुलिस। तलाशी में कमरे से बंदूक के 766 कारतूस मिलते हैं। पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया इस आदमी को, जिसके बाद पुलिस पहुंची सफदरजंग एयरपोर्ट। वहां पाइपर अपाचे खड़ा था, एक ट्विन इंजन 4 सीटर प्लेन जिसे पर्सनल नीड के लिए काम में लाया जाता था। इसमें पुलिस को 40 बक्से मिले, हर बक्से में 250 कारतूस। स्मगलिंग और आर्म्स एक्ट का केस था। आदमी सीधे तिहाड़ पहुंचा दिया गया। अब इसके ठीक 1 साल बाद का घटनाक्रम देखिए। 23 सितंबर 1963 तिहाड़ जेल के ऊपर वही पाइपर अपाचे मंडरा रहा था जिसमें कारतूस के बक्से मिले थे, और हो रही थी बारिश, पानी की नहीं बल्कि चॉकलेट्स और सिगरेट्स की। ये कहानी है एक अमेरिकी स्मगलर की, तिहाड़ के इतिहास में जेल से भागने वाला पहला शख्स जो 2 बार भारतीय अधिकारियों के हत्थे चढ़ा और दोनों बार फरार भी हुआ। इतना ही नहीं, एक भारतीय कंपनी को 60,000 रुपए का चूना भी लगाया उस जमाने में। कंपनी का नाम टाटा ग्रुप। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी ऐतिहासिक कहानियां। आज 2 अगस्त है और आज की तारीख का संबंध है डैनियल हेली वेलकॉट जूनियर से। कौन था ये आदमी? पहला बड़ा सवाल तो यही है। डैनियल हेली वेलकॉट के बारे में सिर्फ कुछ बातें ही पक्के से कही जा सकती हैं। एक कि उसके पिता का नाम भी यही था, इसलिए उसका नाम जूनियर था। दूसरी बात, उसके जन्म की तारीख नवंबर 26, 1927 को वेलकॉट की पैदाइश हुई थी अमेरिका के टेक्सास में। अब इससे आगे की कहानी वेलकॉट के हिसाब से बदलती रहती थी। कभी वो एक जज का बेटा हो जाता था तो कभी ओलिवर वेलकॉट का वंशज। अमेरिका जब ब्रिटेन से आजाद हुआ तो 13 कॉलोनियों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज का नाम है यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ओलिवर वेलकॉट इस दस्तावेज पर साइन करने वालों में से एक थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वेलकॉट अमेरिकन नेवी का हिस्सा रहा। जंग खत्म होने के बाद वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचा। लंबी हाइट, नीली आंखों वाला वेलकॉट दिखने में काफी आकर्षक था। सैन फ्रांसिस्को में उसने एक अमीर लड़की से शादी की, साथ ही एक कंपनी भी शुरू की। माल ढोने वाली इस कंपनी का नाम था ट्रांस अटलांटिक एयरलाइंस। लेकिन वेलकॉट ने इस कंपनी के जरिए रेफ्यूजीज को सीमा पार कराना शुरू किया और धीरे धीरे जानवरों की स्मगलिंग शुरू की। अब देखिए भारत से उसका कनेक्शन कैसे बनता है। 1962 में ट्रांस अटलांटिक एयरवेज को एयर इंडिया से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वेलकॉट के प्लेन रेलवे का कार्गो ढोने में लग गए। सामान भारत और अफगानिस्तान के बीच ट्रांसफर होता था। इसी के चलते वेलकॉट ने भारत को कुछ समय के लिए अपना घर बनाया। यहाँ वो प्रतिष्ठित कारोबारी था, महंगे होटल्स में रहना, ऊंचे लोगों में उठना बैठना। भारत में वो जहां भी जाता अपने पाइपर अपाचे प्लेन से ही ट्रैवल करता। सब सही चल रहा था। फिर सितंबर महीने में भारतीय इंटेलिजेंस को एक खबर मिली। अलग अलग रियासतों में जो नाम के राजा थे उनका प्रिवी पर्स बंधा हुआ था। इंटेलिजेंस को पता चला कि उन तक हथियार पहुंच रहे हैं, और वो भी विदेश से स्मगलिंग के जरिए। इसी मामले में सितंबर 1962 में पुलिस ने छापा मारा और उन्हें डैनियल हेली वेलकॉट के पास कारतूस मिल गए। मुकदमा चला और वेलकॉट को तिहाड़ जेल भेजा गया, जैसा हमने बताया। उसके प्लेन को भी जब्त किया गया। अपने रसूख के चलते 1 महीने के अंदर वेलकॉट को जमानत मिल गई। जमानत मिलते वेलकॉट ने बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भागने की कोशिश की। दिल्ली वापस लौटकर वेलकॉट पर दोबारा मुकदमा चलाया गया। साल 1962, भारत चीन युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अब तक वेलकॉट ने सोचा कि फायदा उठाना चाहिए। उसने मैजिस्ट्रेट से कहा कि अगर उसे कुछ रियायत मिले तो वो अपने प्लेन को जंग में इस्तेमाल के लिए दे देगा। वेलकॉट को इसका फायदा में मिला। आर्म्स एक्ट में उसकी सजा जेल में काटे दिनों के बराबर कर दी गई। लेकिन उसके लिए मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। टाटा कंपनी का उस पर 60,000 का बकाया था, और इसी के चलते कभी जेल कभी बेल वाला हिसाब बना रहा। वेलकॉट टाटा का बकाया चुकाने में देर कर रहा था, इसलिए अधिकारी उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट लेने की कोशिश में थे। वेलकॉट को इस बात की खबर पहले से थी, इसलिए उसने एक नया प्लान भी बनाया। वेलकॉट का पाइपर अपाचे प्लेन सफदरजंग एयरपोर्ट पर खड़ा था। उसने अधिकारियों से कहा कि प्लेन को रोज स्टार्ट करना पड़ता है, वरना वो हो जाएगा खराब। इसलिए वेलकॉट को रोज प्लेन तक जाने की इजाजत मिली। हर सुबह जाकर वो एक बार प्लेन को स्टार्ट करके देखता। आगे क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। 23 सितंबर 1963 की सुबह वेलकॉट रोज की तरह प्लेन पहुंचा। कांस्टेबल नजर रखे हुए थे। वेलकॉट ने प्लेन स्टार्ट किया और रनवे पर दौड़ा दिया। कांस्टेबल पीछे भागे, लेकिन प्लेन फुर हो गया। पिछली बार वेलकॉट पाकिस्तान की ओर भागा था, लेकिन इस बार प्लेन सफदरजंग से तिहाड़ के ऊपर उड़ा। तिहाड़ के ऊपर प्लेन ने 2-3 चक्कर लगाए। आखिर में हुई बारिश। वेलकॉट ने तिहाड़ जेल पर चॉकलेट्स और सिगरेट्स गिराई। टाइम मैगजीन में ऐसा जिक्र मिलता है। सजा के दौरान उसने यहाँ कई दोस्त बनाए थे।
इस बीच इंडियन एयरफोर्स के 2 हंटर हॉकर जेट्स वेलकॉट का पीछा करने के लिए उड़े, इंटरसेप्ट करने के लिए उसे, लेकिन तब तक वेलकॉट सीमा पार कर पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस गया था। पाकिस्तान से ही उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा कि मैंने सिर्फ एक जुर्म किया, भारत की लाल फीताशाही को दफा करने का। इसके बाद भी वेलकॉट ने भारत में स्मगलिंग का काम जारी रखा। वो सोने की स्मगलिंग में उतरा। तिहाड़ में रहते हुए वेलकॉट की मुलाकात जीन क्लॉड डोस से हुई थी। जीन क्लॉड एक फ्रेंच गोल्ड स्मगलर था। तिहाड़ में रहते हुए दोनों ने गोल्ड स्मगल करने का प्लान बना लिया था। कितने एंटरप्रेन्योरशिप कितनी फूट के इसमें से निकल रही है। ये वो दौर था जब भारत में स्मगलिंग आम थी। पश्चिमी सीमा में काफी गैप थे जहां से सोना, विलायती घड़ियां, दारू और सिगरेट देश में स्मगल होती थी। एक आंकड़े के अनुसार तब भारत में हर साल 400 करोड़ का सोना स्मगल करके लाया जाता था। 400 करोड़ 60s का। वेलकॉट और डोज ने मिलकर फर्जी कंपनियों के नाम से इश्तिहार दिए और झूठ बोलकर अपने लिए पायलट्स हायर किए। इन्हीं के जरिए वो स्मगलिंग किया करते। साल 1964 में ऐसा ही एक प्लेन कराची से टेक ऑफ करता है। इसमें 675 स्विस मेड घड़ियां स्मगलिंग के लिए रखी हुई थी। तारीख थी 8 जून, सुबह के 4 बजे थे। प्लेन को ईरान जाना था, लेकिन पाकिस्तानी एयर स्पेस से अफगान सीमा में पहुंचते ही पायलट ने प्लेन को भारत की तरफ मोड़ दिया। इस पायलट का नाम था कैप्टन मैक्लिस्टर और को पायलट का नाम था कैप्टन पीटर जॉन फिल्बी। डार्क सर्विलेंस से बचने के लिए ये लोग नीचे उड़ रहे थे। दक्षिण की ओर उड़ते हुए बॉम्बे तट तक पहुंचे। यहाँ शहर से 80 किलोमीटर 2 लोगों को सिग्नल देने की जिम्मेदारी दी गई थी। सिग्नल के लिए लाल हरी साड़ियों का इस्तेमाल होना था, लेकिन जब कैप्टन मैक्लिस्टर ने नीचे देखा तो वहां कोई था नहीं। कुछ देर आसमान में रहने के बाद फ्यूल खत्म होने लगा। मजबूरी में प्लेन को मुरुड बीच पर उतारना पड़ा। प्लेन नाक के बल जमीन से टकराया और प्रोपेलर पिचक गए। डर था कि प्लेन आग पकड़ सकता है, इसलिए पायलट और को पायलट जान बचाने के लिए प्लेन से उतर गए। तब तक लोगों का जमावड़ा लग चुका था। उन्होंने मैक्लिस्टर और जॉन फिल्बी को दापोड़ी पुलिस थाने तक पहुंचा दिया। थाने से 2 पुलिस ऑफिसर्स उनके साथ वापस प्लेन तक आए। दोनों ने बताया कि वो शौकिया उड़ान भरने के लिए अमृतसर से उड़े थे, लेकिन फ्यूल खत्म हुआ तो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दोनों ने यही कहानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने भी दोहराई। इसके बाद दोनों ने कहा कि जब तक प्लेन की मरम्मत नहीं हो जाती, उनकी निगरानी में लोग लगाए जाएं। इसके बाद नजर बचाकर दोनों ने प्लेन से स्विस घड़ियों को अपने बैग्स में भरा और चंपत हुए। दोनों ने एक बस पकड़ी और बॉम्बे गए। यहाँ दोनों सांता क्रूज एयरपोर्ट पर पहुंचे। दोनों फर्जी पासपोर्ट के जरिए पाकिस्तान की एक फ्लाइट में चढ़े और वापस कराची चले गए। कराची से दोनों ने लंदन का रुख किया। लंदन के रास्ते में मैक्लिस्टर का ईमान जागा। उसने जॉन फिल्बी से पीछा छुड़ाया और स्विस एम्बेसी पहुंचा। उसने इंटरपोल से कांटेक्ट किया और अपने पार्टनर के सारे काले कारनामों का चिट्ठा खोला। 2 विदेशी लोग कैसे भारत की सीमा में घुसे और फिर कहां गायब हुए, बड़ा सवाल बन गया था। मुद्दा देश के संसद में भी उठा। जब खबर मिली कि मैक्लिस्टर को लंदन में पकड़ा गया है, तो पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए वहां भेजा गया। लंदन जाकर पता चला कि जिसे ये लोग जॉन फिल्बी समझ रहे थे, वो असल में डैनियल हेली वेलकॉट जूनियर ही था, इंडिया का मोस्ट वांटेड स्मगलर। इसके आगे 2 साल तक वेलकॉट हीरे की स्मगलिंग में लगा रहा और इसी चक्कर में साल 1966 में वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। इस बार वो श्रीलंका से हीरे स्मगल करके फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश में घुसा था। इस बार केस चला तो उसे 7 साल की सजा हुई। 2 अगस्त 1967 यानी आज ही के दिन उसने मद्रास कोर्ट में अपनी सजा कम करवाने के लिए एक अपील दायर की थी। यहां भी उसे राहत नहीं मिली। वेलकॉट ने अगले 7 साल जेल में गुजारे। बाद के दिनों में वो अपने दोस्तों को बताता था कि वो CIA का एजेंट है और उन्हीं के लिए भारत में काम करता था। CIA ने कभी इस बात की तस्दीक की नहीं। वो वैसे भी इस तरह के कंफर्मेशंस कभी देते नहीं। साल 2000 में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तब भी वो ड्रग्स के कारोबार में ही लगा हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। तारीख इस एपिसोड को लिखा है हमारे साथी कमल ने और उनकी मदद की है हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहे अनूप प्रजापति ने। इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त मोहन ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक।